Hello students, welcome back to your chapter The French Revolution. In our previous topic we understood that the people of France stormed and destroyed the building Bastille. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. पूरे कंट्री साइड में ये रूमर्स फैल गया फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर मीन्स लैंड लॉर्ड। ऐसा पूरे कंट्री साइड में विलेज टू विलेज ये रूमर्स फैल गया कि जो मैनर थे उन्होंने कुछ बैंड्स ऑफ बिजेंट्स यानी कि गुंडों के समूह को कुछ हायर किया है ओवर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, जो अब उनकी पकी हुई फसलों को ख़राब कर देंगे, किसानों की, पीजेंट्स की। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chateuks. इस डर की वजह से जो peasants थे वो हॉज और pitchforks टूल्स होते हैं एक प्रकार के जो कि किसान यूज़ करता है, वो लेकर चटेउक्स पे अटैक कर दिया। चटेउक्स क्या होता है? ग्रामीणी क्षेत्रों में जो फोर्ट बनते हैं, किले बनते हैं, उन पर उन्होंने अटैक कर दिया। They looted hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. इसके साथ साथ जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो जितना भी ग्रेन स्टोरेज था उसको लूट लिया और जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये कैसे डॉक्यूमेंट्स थे? ये मैनोरियल ड्यूज थे, यानी कि कितना किस पे कर लेना है, टैक्स लेना है, वो सारा रिकॉर्ड था। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। इस डर की वजह से बहुत से जो नोबल्स थे वो तो अपना घर छोड़कर भाग गए और बहुत से उनमें से लोग जो है माइग्रेट कर गए, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री चले गए। Now see the page number 9, last paragraph. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. This revolutionary act of people of France changed the thought of King Louis XVI. अपनी जनता की जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी उसकी पावर को देखकर अब लुई 16 ने अपने आप को चेंज कर दिया और कहा कि हाँ ठीक है, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशंस की लिमिटेशन रहेगी। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लाइजेशंस एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक रूल पास किया कि जो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया जाएगा और जितने भी टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और क्लर्जी के जो मेंबर्स थे उनको भी फोर्स किया जाएगा कि वो अपने प्रिविलेजेस को अपने आप ख़त्म कर दें। तिथ्स वर एबॉलिश्ड, तिथ्स जो टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया गया। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। As a result, the government acquired asset worth at least 2 billion livres. और जो जितनी भी लैंड थी चर्च के द्वारा, जितनी भी ज़मीन चर्च के अंडर में थी उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया। लगभग 2 बिलियन लीवर्स की कीमत के बराबर की ज़मीन ने गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया। Now see the page number 10. France becomes a constitutional monarchy. फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1791 में कंप्लीट हो गया। जो भी रूल्स रेगुलेशन, अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, इट वाज कंप्लीटेड इन 1791। एंड व्हाट वाज इट्स मेन ऑब्जेक्ट? इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो मोनार्क की पावर्स को लिमिट करना, यानी कि उसके ऊपर अंकुश लगाना। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स, कि एक व्यक्ति के हैंड्स में सारी पावर्स को कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय सारी पावर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया।
किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इन सब चीज़ों की वजह से जो फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। रीड एंड स्टडी दिस फिगर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। Page number 10, the last paragraph. The Constitution of 1791 vested the power of make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. कॉन्स्टिट्यूशंस में लॉज बनाने का जो पावर था वो नेशनल असेंबली के ही पास था। नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे? जैसे अपने इंडिया में तो डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है लोगों को, जिसको हम चाहते हैं उसको हम वोट देते हैं और मेजोरिटी से वो जीतता है। इसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन कैसे होता था ये हम आपको बता दें। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जो सिटीजन्स होते थे वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट देते थे, यानी कि कई लोगों के जो प्रत्याशी होते थे उनके ग्रुप को वो वोट देते थे। हु इज टर्न दोज द असेंबली, जो कि उस असेंबली में ग्रुप वाइज कई ग्रुप बनाए जाते थे, और ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स बाद में चुनेंगे असेंबली के मेंबर्स को। Only men above 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. Here the word active citizen is used. What is active citizen? Active citizens are the people, those who pay taxes at least 3 days of his wage. अपनी 3 दिन की जो वेज होता था, 3 दिन की दिहाड़ी जिसको बोलते थे, जो वो एज ए टैक्स पे करता था, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहते थे, और उनकी जो एज होती थी वो 25 ईयर्स से ऊपर होती थी, और ऐसे सिटीजन्स ही सिर्फ वोट दे सकते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टेड and then as a member of the assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. तो इनके अलावा जितने मैन और वुमेन होते थे उनको पैसिव सिटीजन्स माना जाता था, और अगर उनको एक्टिव सिटीजन्स बनना है तो कम से कम सारे जो टैक्स हैं उनको पे करना होगा। See the next page, page number 11. The constitution began with the declaration of the rights of men and citizens. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले कुछ राइट्स को डिक्लेयर किया गया, जैसे कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन सभी को नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स बनाया गया। यानी कि नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स मीन्स कि ऐसे राइट्स जिसको जन्म से ही लोगों को मिल जाना और उनसे कोई भी वो अधिकार छीन नहीं सकता, उनसे दूर नहीं कर सकता। एंड दिस ड्यूटी वॉज गिवन टू गवर्नमेंट, और ये ड्यूटी दी गई स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि वो हर सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। As you can see here, the rights of men and citizens which were declared in the constitutions are mentioned here. You can read and understand it. So dear students, आज के वीडियो में इतना ही, and let's see what happens next in our next video.